गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 3 रीड करेंगे। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरीके से समझा। आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं थी सभी लोगों की। असहयोग यानी खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। असहयोग, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी आकांक्षाएं रखी थी। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ये गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि सिर्फ उन लोगों को ये प्रवेश के जरिए अधिकार मिल सकेंगे। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, यानी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, रोका गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी, आधे पर पहुंच गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़े को छोड़कर, जो कपड़ा मंगवाया जाता था विदेशों से, उस कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय के बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे। जो खादी का कपड़ा था वो मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले काफ़ी महंगा होता था। आम आदमी, गरीब आदमी इस कपड़े को नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। अवध के अंदर सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी के अंदर गिरमिटिया मजदूर, जो कि एक एग्रीमेंट के तहत उन मजदूरों को ले जाया जाता था, बाबा रामचंद्र भी किसानों के साथ मिल करके और फिजी के अंदर गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे, वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो कि किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई भी अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेकार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद करने का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया। जून 1920 में गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया।
अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था। महीने भर में इस इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है, अब कोई भी लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला जो आदिवासी किसान थे। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। गुडेम पहाड़ियों में आंध्र प्रदेश के अंदर लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, अपनी भेड़ बकरियां भी नहीं चरा सकते थे और न ही वहाँ से जलावन के लिए लकड़ी बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। अल्लूरी सीताराम के पास बहुत सी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती हैं। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। जो राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत होकर के जो लोग सामने आए वो मानते थे कि ये परमात्मा का अवतार हैं, ईश्वर के अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की। स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे।